हाल ही में भारतीय क्रिकेट के एक बहुत बड़े नाम इंद्रजीत सिंह बिंद्रा का 84 साल की उम्र में देहांत हो गया। जी। अब देखिए, जो लोग आज क्रिकेट देखते हैं वो शायद ये नाम सिर्फ मोहाली के स्टेडियम के नाम के तौर पर ही जानते होंगे। हाँ, ये हो सकता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक स्टेडियम की नहीं है। सवाल ये है कि एक आईएएस अफसर जिसने कभी प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं खेला, वो भारतीय क्रिकेट का सबसे ताकतवर और प्रभावशाली शख्स कैसे बन गया। और यही बात उन्हें सबसे अलग बनाती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी शख्सियत की परतें खोलते हैं और हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक ब्यूरोक्रेट ने क्रिकेट के पुराने ढर्रे को तोड़कर उसे एक कमर्शियल साम्राज्य में बदल दिया। बिल्कुल, वो कोई क्रिकेटर नहीं थे, मतलब उनका बैकग्राउंड था आईएएस का, पंजाब कैडर से, तो उन्हें सिस्टम की समझ थी। अच्छा। वो जानते थे कि सरकारी फाइलों और बंद कमरों में असल ताकत कहाँ होती है। जब वो क्रिकेट प्रशासन में आए तो उन्होंने इसे किसी शौकिया क्लब की तरह नहीं देखा। उन्होंने इसे एक सरकारी विभाग की तरह देखा जिसे अंदर से बदलना था। और बीसीसीआई उस समय काफी पारंपरिक संस्था रही होगी। बहुत ज्यादा, बहुत ही पारंपरिक। उसे बदलने के लिए एक बाहरी सोच की जरूरत थी और बिंद्रा वही सोच लेकर आए थे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। उनकी नींव कहाँ से पड़ी? स्रोत बताते हैं कि वो 36 साल तक पीसीए यानी पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे। 36 साल? 36 साल ये तो मतलब एक पूरी जिंदगी जैसा है ही। और ये उनके काम करने का तरीका बताता है। वो सिर्फ एक अध्यक्ष नहीं थे, वो एक बिल्डर थे। बिल्डर? किस लिहाज से? उन्होंने पंजाब में क्रिकेट को जमीनी स्तर से खड़ा किया। उनका सबसे बड़ा सपना था पंजाब में एक वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाना, जो आज मोहाली में है। हाँ वही। उस समय एक बहुत बड़ी बात थी। लोग सोचते थे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इनके बाहर ऐसा स्टेडियम बन ही नहीं सकता। सही बात है। लेकिन बिंद्रा ने मोहाली में एक ऐसी जगह चुनी और वहां एक ऐसा स्टेडियम खड़ा किया जो आज दुनिया के बेहतरीन स्टेडियमों में गिना जाता है। तो ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, ये उनकी सोच का प्रतीक था। बिल्कुल, ये उनकी दूरदर्शिता का सबूत था। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो छोटे केंद्र भी बड़ा काम कर सकते हैं। मतलब ये उनका पावर बेस था, एक तरह की प्रयोगशाला जहां उन्होंने अपने आइडियाज को टेस्ट किया। बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया आपने, प्रयोगशाला। 36 साल के कार्यकाल ने उन्हें वो स्थिरता दी जो अपनी सोच को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी होती है। उन्होंने अकेडमियां बनाई, स्थानीय लीग को बढ़ावा दिया और मोहाली को एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वेन्यू के तौर पर स्थापित किया। तो जब आप इतने लंबे समय तक कुछ बनाते हैं तो आपकी जड़ें काफी गहरी हो जाती हैं। बहुत गहरी। यही वजह थी कि पंजाब क्रिकेट में उनकी बात को कोई टाल नहीं सकता था और इसी पावर बेस का इस्तेमाल उन्होंने बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया। ठीक है, तो उन्होंने पंजाब में अपना किला मजबूत कर लिया, लेकिन फिर वो राष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर कैसे उभरे? देखिए, उनका कार्यकाल वो तो सिर्फ 3 साल का था, 1993 से 1996 तक। क्या इतने कम समय में वो कोई बड़ा बदलाव ला पाए? उनका 3 साल का कार्यकाल भारतीय क्रिकेट के लिए किसी शॉक थेरेपी से कम नहीं था। शॉक थेरेपी? हाँ, उन्होंने बीसीसीआई को चलाने का पूरा तरीका ही बदल दिया। इससे पहले बीसीसीआई एक पुराने जमाने के क्लब की तरह चलता था, जहां मतलब हिसाब किताब और मार्केटिंग जैसे शब्दों की कोई ज्यादा अहमियत नहीं थी। बिंद्रा ने इसे एक पेशेवर कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू किया। उन्होंने व्यावसायिक रणनीति बनाई, शासन में पारदर्शिता लाने की कोशिश की। यहाँ एक सवाल उठता है मेरे मन में। आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स को नियमों में बंधा हुआ और बदलाव से हिचकने वाला माना जाता है। हाँ, लाल फीताशाही के लिए जाने जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर बिंद्रा ने सोच को कैसे तोड़ा? एक आईएएस अफसर होते हुए वो इतने क्रांतिकारी कैसे हो गए? यही तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, क्योंकि वो सिस्टम का हिस्सा रह चुके थे। वो उसकी कमजोरियों को भी जानते थे। अच्छा। वो जानते थे कि नियम कैसे बनते हैं और कैसे तोड़े जाते हैं। उन्होंने अपनी प्रशासनिक समझ का इस्तेमाल बीसीसीआई के पुराने और जंग लगे हुए ढांचे को बदलने के लिए किया। मतलब जहां दूसरे लोग दीवारों से टकरा रहे थे, बिंद्रा को पता था कि दरवाजा कहाँ है। बिल्कुल। उन्होंने क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि एक प्रोडक्ट के तौर पर देखा। एक ऐसा प्रोडक्ट जिसे अच्छी तरह से पैक करके बेचा जा सकता है। ये सोच उस समय के लिए बिल्कुल नहीं थी। तो वो भारत में तो बदलाव ला ही रहे थे, लेकिन क्रिकेट की दुनिया की असली ताकत तो उस समय इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास थी। क्या उन्होंने उस शक्ति संतुलन को भी चुनौती दी? बिल्कुल, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। उनका अगला निशाना था वैश्विक मंच। सोचिए, 1987 से पहले क्रिकेट वर्ल्ड कप हमेशा इंग्लैंड में होता था। ये एक अघोषित नियम जैसा था। हाँ, क्रिकेट का घर माना जाता था उसे। सही कहा। बिंद्रा ने इस नियम को चुनौती दी।
उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में वर्ल्ड कप आयोजित करने की दावेदारी पेश की। ये तो बहुत बड़ा कदम रहा होगा। क्या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने आसानी से हार मान ली? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी। अच्छा। आपको समझना होगा, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड सिर्फ हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहने वाले थे। पीछे बहुत बड़ी लॉबिंग हुई। जाहिर है। बिंद्रा को दूसरे देशों के बोर्ड को ये यकीन दिलाना पड़ा कि भारतीय उपमहाद्वीप में सुरक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और व्यावसायिक क्षमता है। लोगों को बहुत शक था। तो उन्हें हर मोर्चे पर खुद को साबित करना था। हर मोर्चे पर। यह सिर्फ एक टूर्नामेंट की मेजबानी नहीं थी, ये क्रिकेट की सत्ता को चुनौती देना था। और वो कामयाब हुए। और जब 1987 का वर्ल्ड कप सफलतापूर्वक भारत और पाकिस्तान में हुआ, तो इसने क्रिकेट का ग्लोबल सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा के लिए एशिया की तरफ खिसका दिया। और फिर 1996 में भी तो सहमेजबानी मिली। हाँ, उन्होंने 1996 वर्ल्ड कप की सहमेजबानी हासिल करके इस बात पर मुहर लगा दी। तो एक तरह से उन्होंने क्रिकेट की दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। लेकिन जो सबसे बड़ा बदलाव वो लेकर आए, जिसने भारतीय क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, वो तो कुछ और ही था। हाँ, और वो था उनका सबसे बड़ा और सबसे क्रांतिकारी कदम, प्रसारण अधिकारों की लड़ाई। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थी। आज की पीढ़ी के लिए सोचना भी मुश्किल है, लेकिन एक जमाना था जब भारत में क्रिकेट देखने का मतलब था सिर्फ दूरदर्शन। एक ही सरकारी चैनल। हाँ, एक ही चैनल, अक्सर बहुत साधारण प्रोडक्शन क्वालिटी, और बीसीसीआई को उससे कोई पैसा नहीं मिलता था। एक मिनट रुकिए, बीसीसीआई को पैसा नहीं मिलता था? ये कैसे हो सकता है? यही तो बात है। कई बार तो बीसीसीआई को अपने ही मैचों को टीवी पर दिखाने के लिए दूरदर्शन को पैसे देने पड़ते थे। क्या बात कर रहे हैं? उल्टा हिसाब था? बिल्कुल। सोचिए जरा, बिंद्रा ने इस एकाधिकार को चुनौती देने का फैसला किया। 1994 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक ऐतिहासिक केस दायर किया। अच्छा। उनका तर्क बहुत सीधा था। क्रिकेट मैचों के प्रसारण अधिकार बीसीसीआई की संपत्ति हैं, सरकार की नहीं, और बीसीसीआई अपनी संपत्ति जिसे चाहे उसे बेचने के लिए आजाद है। ये तो उस समय के हिसाब से एक बहुत ही साहसिक कदम था, सरकार के एकाधिकार को सीधे चुनौती देना। बहुत साहसिक। राजनीतिक गलियारों में क्या प्रतिक्रिया थी? लोग उन्हें बागी समझ रहे थे या पागल? शायद दोनों। कई लोगों को लगा कि वो सरकार से दुश्मनी मोल ले रहे हैं, जिसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, लेकिन बिंद्रा अपनी बात पर अड़े रहे। ये लड़ाई सिर्फ पैसे की नहीं थी। नहीं, ये स्वायत्तता की लड़ाई थी। सवाल ये था कि भारतीय क्रिकेट का मालिक कौन है, सरकार या वो संस्था जो उसे चलाती है। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बीसीसीआई के हक में आया। हाँ, बीसीसीआई के हक में आया। ये एक ऐतिहासिक फैसला था, और इस एक फैसले ने सब कुछ बदल दिया। सब कुछ। उस एक फैसले ने ESPN और TWI जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रसारकों के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए। अचानक क्रिकेट के प्रसारण अधिकारों के लिए बोली लगने लगी। मतलब जहां बीसीसीआई पहले पैसे देता था, अब उसे करोड़ों रुपए मिलने लगे। करोड़ों। क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं रहा, वो एक मनोरंजन उत्पाद बन गया। इसने भारतीय क्रिकेट के पूरे आर्थिक समीकरण को ही पलट कर रख दिया। तो क्या ये कहना सही होगा कि आज हम जो IPL देखते हैं, खिलाड़ियों की करोड़ों की कमाई देखते हैं, और बीसीसीआई को दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड कहते हैं, इन सब की सीधी लकीर बिंद्रा के 1994 के उस एक कोर्ट केस से जुड़ती है? 100%। उस एक अदालती फैसले ने उस वित्तीय क्रांति की नींव रखी जिस पर आज भारतीय क्रिकेट की शानदार इमारत खड़ी है। प्रसारण अधिकारों से जो पैसा आया, उसने बीसीसीआई को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना दिया। उस पैसे का इस्तेमाल स्टेडियम सुधारने, खिलाड़ियों को बेहतर भुगतान करने और घरेलू क्रिकेट को मजबूत करने के लिए किया गया। तो बिना उस पैसे के IPL जैसा टूर्नामेंट तो कभी हकीकत नहीं बन सकता था। कभी नहीं। बिंद्रा ने पानी का वो पाइप खोला जिससे आज भारतीय क्रिकेट में दौलत की बाढ़ आई हुई है। तो जब हम उनकी पूरी विरासत को देखते हैं, तो वो क्या है? एक कुशल प्रशासक, एक दूरदर्शी नेता, या फिर एक क्रांतिकारी? मुझे लगता है वो इन सबका मिश्रण थे। उन्होंने PCA में एक बिल्डर की तरह काम किया, बीसीसीआई में एक मॉडर्नाइजर की भूमिका निभाई, वर्ल्ड कप को भारत लाकर एक वैश्विक रणनीतिकार बने, और प्रसारण अधिकारों की लड़ाई जीतकर एक क्रांतिकारी कहलाए। तो उनका योगदान सिर्फ पैसा लाना नहीं था, बल्कि सोच को बदलना था। बिल्कुल। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को एक आत्मविश्वास दिया कि वो दुनिया में किसी से कम नहीं है, चाहे वो मैदान पर हो या बोर्ड रूम में। तो उनका निधन सिर्फ एक पूर्व अध्यक्ष का निधन नहीं है, बल्कि एक युग का अंत है। सही कहा। वो भारतीय क्रिकेट के उन वास्तुकारों में से एक थे जिनका बनाया हुआ ढांचा आज भी कायम है। आज जब भी कोई ब्रॉडकास्टर क्रिकेट अधिकारों के लिए अरबों डॉलर की बोली लगाता है, या जब वर्ल्ड कप भारतीय उपमहाद्वीप में होता है,
तो उसमें कहीं ना कहीं इंद्रजीत सिंह बिंद्रा की सोच और उनके संघर्ष का अंश होता है। तो उनकी विरासत मैदान पर बनाए गए रनों में नहीं है। नहीं, उनकी विरासत मैदान पर बनाए गए रनों या लिए गए विकेटों में नहीं, बल्कि उस आधुनिक, पेशेवर और आर्थिक रूप से मजबूत क्रिकेट इकोसिस्टम में है जिसे बनाने में उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। हमने देखा कि कैसे एक आईएएस अफसर की दूरदर्शिता ने क्रिकेट को हमेशा के लिए बदल दिया, वो भी मैदान पर एक भी गेंद खेले बिना। इससे एक विचार मन में आता है, आज के इस बेहद व्यावसायिक खेल की दुनिया में असली शक्ति किसके हाथ में है? मैदान पर मौजूद खिलाड़ियों के या फिर बोर्डरूम में बैठे उन लोगों के जो खेल के पीछे का खेल समझते हैं?